औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोस्वाट फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री पेपर है 2023, ये पेपर एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ है इसमें केमिस्ट्री पेपर 1 के फर्स्ट ईयर के। तो इंशाल्लाह आज हम ये डिस्कस करेंगे ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो आप लोगों के नज़र में आ जाए और वो आप जहन में रख ले और इंशाल्लाह आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे साथ पहला एमसीक्यू जो है कि विच एलिमेंट इज़ लिबरेटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। ठीक है, एक्वियस NaCl को हम ब्रायन सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको? ब्रायन सोल्यूशन। तो इस स्टूडेंट्स ये बात जहन में रख ले, अगर ये एक्वियस NaCl है तो फिर इसका जो इलेक्ट्रोलिसिस है कैथोड पे लिबरेट होगा क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl जिसको हम ब्रायन सोल्यूशन भी कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस इसका करते हैं एक सेल में, इसको कहते हैं नेल्सन या डायफ्राम सेल। ठीक है, डायफ्राम सेल का स्ट्रक्चर जो है ये है। इसमें ये परपोरेटेड कैथोड है। ठीक है, परपोरेटेड कैथोड में हमारे साथ कैथोड पे क्या लाइब्रेट होता है? हाइड्रोजन लाइब्रेट होता है। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? हाइड्रोजन। अगर ये स्टूडेंट ये जहन में रख लिया कि अगर ये इसमें वाटर नहीं था, फॉर एग्जांपल ये सिर्फ NaCl था, ठीक है, तो फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस जो है हम करते हैं डाउन सेल में, और डाउन सेल में फिर सोडियम जो है वो लिबरेट होता है। तो ये पॉइंट जहन में रख ले। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 2 जो है कि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स FSC कोर्स से ज़रा हट के क्वेश्चन है, लेकिन चूँकि FSC में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शामिल है तो ये कुछ पॉइंट्स है इस MCQs के लिए जहन में रख ले। जिस तरह हम इस एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि these properties mean colligative properties depend on the number of particles in solution। इसका मतलब यह है कि अगर मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हायर द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और लोअर द वेपर प्रेशर जिस तरह आप लोगों के कोर्स में है लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो जितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे या पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो ये प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और इसी तरह वेपर प्रेशर जो है वो भी लोअर मतलब कम होगा। तो अगर हम सोडियम को देख ले ऑप्शन नंबर A में, तो सोडियम्स 2 पार्टिकल्स मीन 2 आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कैल्शियम को देख ले तो कैल्शियम जो है एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये 3 पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह अगर मैग्नीशियम क्लोराइड को देख ले तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी सेम टू सेम प्रोड्यूस करते हैं 3 पार्टिकल्स। लेकिन अगर हम देख ले किसको? एल्यूमिनियम क्लोराइड को, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ये देख ले स्टूडेंट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम एक एल्यूमिनियम आयन और 3 क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयन्स कितने हो गए? 4 पार्टिकल्स। तो जैसे कि एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाई नंबर ऑफ आयंस, सो हमारे साथ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर D है। ठीक है, कि जितने फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव, जिस तरह हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट MCQs नंबर 3 के अकॉर्डिंग टू Hess's law, enthalpy change for a cyclic process is। ठीक है, तो स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन में देख लें कि इन साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो अगर हम साइक्लिक प्रोसेस में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट
ए है, ठीक है। अगर हम जाते हैं पॉइंट बी पे, ठीक है, इसी तरह अगर हम आते हैं पॉइंट सी पे, फिर आते हैं डी वगैरह, लेकिन वापस अगर हम आते हैं उसी इनिशियल पॉइंट पे तो हमारे साथ जो इंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो हिंस फॉर साइक्लिक प्रोसेस द इंथैल्पी चेन इज़ ज़ीरो। तो ये स्टूडेंट ज़हन में रख ले कि इंथैल्पी चेन फॉर साइक्लिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू हिस लॉ इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, इंथैल्पी चेन फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो ये ज़हन में रख ले। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 4 के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर ए ऑप्शन है कि ये ज़ीरो होगा, बी नंबर ऑप्शन होल नंबर, सी नंबर ऑप्शन जो है फ्रैक्शन, और डी जो है वो ऑल ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट्स हमें एक्सप्लेनेशन से पता चल जाएगा। पहले स्टूडेंट्स आप लोग ये जान लें कि ऑर्डर है क्या चीज़। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन इज चेंजिंग विद टाइम। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा लेते हो तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो रिएक्शन में। तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस जिसने दिए गए हैं तो ये ऑप्शंस हमें इससे पता चल जाएगा कि इट कैन बी मीन कि ऑर्डर कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इसके अलावा ये इंटीजर्स में भी हो सकता है, इसके अलावा होल नंबर्स में भी हो सकता है। तो इससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये ज़ीरो भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है, इसके अलावा फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है डी है, ऑल ऑफ दीज टू। स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख लें। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 4 के a solute in solution neither precipitates nor further dissolves when। तो स्टूडेंट्स MCQs का मतलब ये है कि कोई सोल्यूशन में अगर सलूट मौजूद है तो वो सलूट तो ना प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेंगे और ना ये सलूट जो है ये डिज़ॉल्व होगा। इनके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए जो है कि IP का मतलब ये है कि आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, और ये सिंबल जो है इस सिंबल का मतलब है ग्रेटर देन, ठीक है। KSP का मतलब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए, ionic product is greater than solubility product। B नंबर ऑप्शन ionic product is less than, इस सिंबल का मतलब क्या है, less than solubility product। और C नंबर ऑप्शन जो है कि ionic product is equal to solubility product। और D नंबर ऑप्शन ionic product is greater या equal to solubility product। इसके लिए स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स है, ये नोट कर ले, आल्सो नोट। ये 3 पॉइंट्स है, ये जहन में रख ले। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इसी तरह का कोई भी MCQs हो तो वो आपसे बिल्कुल कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ये नोट करें कि अगर आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो फिर सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस होंगे, मीन प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होंगे। तो ये पॉइंट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए ज़हन में रखते। इसी तरह ये जो मैंने हाईलाइट किया है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट बराबर है किसके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, तो फिर ये कौन सा सोल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा और प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो MCQs है बिल्कुल कि सोल्यूशन में अगर प्रेजेंट है तो ये ना ये प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेंगे और ना ये डिजॉल्व होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट ये पॉइंट नंबर 3 जो है ये भी नोट करें कि अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो फिर सोल्यूशन कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा और प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ज़हन में रख ले स्टूडेंट्स।
तो इंशाल्लाह इसी तरह की कोई भी गलती आपसे नहीं होगा। इसी तरह एक्सप्लेनेशन ये भी ज़हन में रख लिया, तो बिल्कुल जो मैंने हाईलाइट किया है ये इसी तरह कि व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर आयनिक प्रोडक्ट बराबर है किसके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा और सोल्यूशन कौन सा होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा और प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस किस्म के और भी एमसीक्यूज आपको आएंगे, लेकिन आप जो ये पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स ये ज़हन में रख लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 6 के विच बफर सोल्यूशन चेंजेस द एडेड स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू वीक एसिड। इस एमसीक्यूज का मतलब यह है कि कौन सा बफर सोल्यूशन चेंज करता है जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करते हैं उसी स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में, ठीक है। तो ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस है। नंबर ए ऑप्शन है कि न्यूट्रल बफर, बी नंबर ऑप्शन है बेसिक बफर, सी ऑप्शन है एसिडिक बफर और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन को जानने के लिए हम एक्सप्लेनेशन पे जानते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स एसिडिक बफर को जानने के, एसिडिक बफर है क्या चीज़। एसिडिक बफर वीक एसिड और इस वीक एसिड का क्या है, साल्ट्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है एसिटिक एसिड और ये सोडियम एसीटेट जो है ये एसिटिक एसिड का क्या है, साल्ट्स है। अब एसिटिक एसिड वीक एसिड है और इसका जो साल्ट है ये वीक एसिड का साल्ट है। तो वीक एसिड और इसका जो साल्ट है उसको कहते हैं एसिडिक बफर। अब अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज के एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू एसिडिक बफर, फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं HCl, ठीक है। तो HCl से ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड इस एसीटेट आयन से रिएक्ट हो जाएगा, जो कि एक पार्ट है किसका, एसिडिक बफर का, ठीक है। तो ये एसीटेट आयन स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कि HCl या H2SO4 वगैरह से प्रोड्यूस हुआ है, तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। तो इससे हमारा ऑप्शन जो है हम ऑप्शन में जाएंगे। ये अभी क्लियर हो गया कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड फिर कन्वर्ट हो जाता है कौन से एसिड में, वीक एसिड में, और ये कौन सा बफर उसको स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट करता है, एसिडिक बफर। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। MCQs नंबर 6 स्टूडेंट्स के द ज्योमेट्री ऑफ ए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल विद ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल जो जिसमें 3 एटम्स हो, ठीक है, 3 एटम्स हो और इसका जो डाइपोल में मोमेंट है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो कौन से मॉलिक्यूल का होगा, फॉर एग्जाम्पल एक तो है प्लेनर ट्राइगोनल, ठीक है, दूसरा जो है टेट्राहेड्रल, और सी नंबर ऑप्शन जो है वो है एंगुलर, और डी नंबर ऑप्शन है लीनियर। तो स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेनेशन में जानते हैं। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें तो इसमें 3 एटम्स है, एक कार्बन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो दिस ऑक्सीजन विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट हमें पता है कि इट्स इज टूवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव, ठीक है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और डाइपोल मोमेंट हम क्रॉस टेल में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक डाइपोल मोमेंट तो ये हुआ, दूसरा डायरेक्शन, ठीक है, दूसरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है ये भी इस कार्बन पॉजिटिव से ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमें मालूम हुआ कि इन दोनों में डाइपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है,
एक इसी तरफ है, ठीक है, और दूसरा फॉर एग्जाम्पल ये राइट वर्ड की तरफ है और ये लेफ्ट वर्ड। सो बोथ द डायपोल मोमेंट विल कैंसिल द इफेक्ट ईच अदर, और नेट डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है, वो जीरो है, ठीक है। तो ये एक तो हुआ फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है, लीनियर है, ठीक है, और ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो देख ले BeCl2, ठीक है, BeCl2 भी क्लोरीन जो है ये पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। सो इसका जो डायपोल मोमेंट है ये राइट वर्ड की तरफ है, ठीक है, इसी तरह। और दूसरा फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन क्लोरीन जो है partial negative, so this will also withdraw the electron from beryllium, so ये लेफ्ट वर्ड की तरफ है। अब भी इन दोनों डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है वो डिफरेंट है। सो इस केस में भी बोथ डायपोल मोमेंट विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये और ये, ठीक है। तो दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेगा। तो इसका भी डायपोल मोमेंट हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट दोनों मॉलिक्यूल जो है लीनियर है, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, ये क्या है, 0d बाई है, क्या है, 0d बाई। 0d बाई का मतलब है कि ये डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। तो मॉलिक्यूल द ज्योमेट्री ऑफ ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल विद 0 डायपोल मोमेंट, ये कौन सा होगा, ये लीनियर होगा, ठीक है, ये लीनियर होगा। ये हमारे साथ दो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किए, तो स्टूडेंट ये भी आप जहन में रख लें। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 8 के an increase in internal energy of a system may cause, तो इसके लिए 4 डिफरेंट ऑप्शंस है। नंबर ए ऑप्शन है कि केमिकल चेंज, बी ऑप्शन फेज चेंज, सी ऑप्शन टेम्परेचर राइज, और डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने फर्स्ट का जो इसका चैप्टर है उसमें एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम्स के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ है, 3 पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस है, ये ज़हन में रख ले। और इसी की मदद से इंशाल्लाह हम हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसका भी हम सही अंदाज़ा लगाएंगे कि 3 कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैज़ 3 पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो नंबर ए है कि एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन इंक्रीज। तो पहले ऑप्शन तो ये ज़हन में रख ले कि अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम जो है ये टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है ऑफ द सिस्टम, और इसी की रूह से इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के जो हर की तवानाई है वो भी इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ के सिस्टम कैन रिजल्ट, दूसरा ऑप्शन जो है फेज चेंज, कि फेज चेंज भी ये भी इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा फेज चेंज होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड फेज ये चेंज होता है। इसके अलावा इवेपोरेशन मीन कि लिक्विड से वेपर्स में चेंज होते हैं। तो इंक्रीज इन, दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कैन आल्सो रिजल्ट इन फेज चेंज। इस के अलावा ऑप्शन नंबर 3 जो है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कैन रिजल्ट इन केमिकल चेंज। हाँ, केमिकल चेंज मीन कि इफ द एनर्जी सप्लाइड इज सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन के लिए ये स्टूडेंट्स नोट कर ले कि ये अगर हम एनर्जी देते हैं ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड क्या होंगे, वो फॉर्म होंगे। तो ये केमिकल अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है तो ये केमिकल रिएक्शंस इट कैन रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो इसी के रूप से स्टूडेंट्स इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ये केमिकल चेंज भी इससे रिजल्ट होते हैं। इसके अलावा फेज चेंज भी होता है और टेम्परेचर भी राइज होता है। तो हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो ऑल ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट नोट कर। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 9 के द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड्स इज। मेटल हाइड्राइड्स किसको कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, या बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल। एक मेटल होता है और दूसरा हाइड्रोजन, इसको कहते हैं मेटल हाइड्राइड्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम देख ले कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ज़्यादा केस में अगर हम देख ले तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वो +1 है।
अगर हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होते हैं तो उन्हीं केसेस में हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, +1। ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा होगा, +1, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड। यहाँ क्वेश्चन या एमसीक्यूज में क्या है, मेटल हाइड्राइड्स है कि मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है। तो हाइड्रोजन पे -1 चार्ज है। -1 चार्ज क्यों है, क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इधर हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल्स हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है, तो इसी वजह से इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन विड्रा करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1। तो स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले कि ज़्यादा केसेस में हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में चूंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो इसी बिना पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है मेटल से। सो हाइड्रोजन विल विड्रा द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स, तो इसी केस में हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, -1। ठीक है, यह लिखा भी है कि एज मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन नंबर ए के मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा, -1। तो स्टूडेंट ये ज़हन में रखें। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 10 के डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल कौन सा प्रॉपर्टी है, आप क्लीवेज ले ले। ठीक है, लेट सपोज आप एक स्टोन ले ले, पत्थर ले ले, अगर आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ना चाहते हैं ये प्लेन जो है, इसी प्लेन पे, तो ये आप इजीली उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप इसको तोड़ते हैं इसी प्लेन पे, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में क्या है, ये मुख्तलिफ है। तो इस किस्म प्रॉपर्टी को कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। इसको क्या कहते हैं, एनआइसोट्रॉपी। इसी तरह ये स्ट्रक्चर ले ले, स्टोन ले ले, अगर आप इसको तोड़ते हैं एक साइड पे तो ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे, बरअक्स इसके अगर आप इसको तोड़ते हैं दूसरे साइड पे तो इसी किस्म के प्रॉपर्टी जो एक साइड से क्या है मुख्तलिफ हो दूसरे डायरेक्शन से, तो इसको कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप लोग ग्रेफाइट ले ले, ये जो है, ठीक है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, इसका प्रॉपर्टी लेट सपोज आप लेते हैं, प्रॉपर्टी कौन सा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर आप इस ग्रेफाइट से करंट पास करते हैं तो ये पैरेलल लेयर जो है इसी तरह, ठीक है, ग्रेफाइट से अगर आप करंट पास करते हैं इसी पैरेलल लेयर पे, तो पैरेलल लेयर पे ग्रेफाइट में करंट ज्यादा पास होगा। इसके बरक्स अगर आप लोग करंट पास करते हैं इसी साइड पे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये एक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल क्लीवेज प्लेन की तरह। तो ये एक डायरेक्शन पे ज्यादा है और दूसरी डायरेक्शन पे क्या है, कम है। तो ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो, तो इस किस्म प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, एनआइसोट्रॉपी। तो स्टूडेंट ये एनआइसोट्रॉपी का डिफिनीशन भी है, ठीक है। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये ज़हन में रख लीजिए, एनआइसोट्रॉपी का डिफिनीशन भी है। डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 11 के एन ऑर्बिटल दैट इज फर्स्ट filled with an electron is। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटल मुख्तलिफ ऑर्बिटल दिए गए हैं ऑप्शंस में कि इन ऑर्बिटल में पहला कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे और उसको फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे साथ एक रूल है, इसको कहते हैं n+l रूल, ठीक है। n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अगर इन ऑर्बिटल में n+l वैल्यू जिसके लिए कम आ जाए, इसका कीमत क्या जाए कम आ जाए, तो वो ऑर्बिटल पहले फेल होगा। तो इसके मुताबिक 3D ऑर्बिटल जो है इसके लिए n+l रूल का जो वैल्यू है ये क्या है, ये कम है। सो दैट इज वाई 3D ऑर्बिटल विल बी फर्स्ट फेल्ड। इसके अलावा हमारे साथ एक और प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं अब्बा प्रिंसिपल। अब्बा जर्मन वर्ड है, इसका मतलब ये है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन। मिसाल के तौर पर आप कोई इमारत बनाते हैं तो इसके लिए
चाहे एंड हो या ब्लॉक हो, वो स्टेप बाय स्टेप रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बी ऑर्बिटल जिसका एनर्जी कम हो तो पहले वो हम फिल करते हैं, इसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप हम फिल करते हैं। तो ये एक डायग्राम है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 1s, पहले 1s फिल होगा, फिर इसी तरफ जाओगे आप लोग, ठीक है। इसी तरह फिर 2s, इसके बाद ये क्या है 2p, फिर 3s, 3p 4s, इसके बाद 3d, फिर 4p। तो इसके मुताबिक भी 3d ऑर्बिटल जो है ये पहले फेल होगा, ठीक है। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3d विल बी फेल्ड फर्स्ट, ठीक है। इसके साथ साथ और भी अगर आप इसको याद नहीं कर सकते हैं तो एक जनरल फार्मूला है, या आप उसको जनरल भी याद कर सकते हैं। वो स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फ्रंटियर डिविजनल पब्लिक स्कूल, तो आप उसको भी याद कर सकते हैं। तो इस पर भी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन आप ये याद रख ले कि n+l रूल के मुताबिक और अब्बा प्रिंसिपल के मुताबिक 3d ऑर्बिटल जो है ये पहले फेल होगा। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 12 के अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट वाटर इज डैश इन नेचर, ठीक है। लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक वाटर कौन सा नेचर शो करता है? तो एक लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट में उसको थोड़ा स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करता हूँ कि लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट एसिड वो एसिड होता है जो हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है, उसको लॉरी ब्रांस्टेड एसिड कहते हैं। इसके अलावा लॉरी ब्रांस्टेड बेस जो है वो बेस के मुताबिक ये वही हाइड्रोजन आयन जो एसिड ने डोनेट किया होता है, उसी हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है लॉरी ब्रांस्टेड बेस। तो वाटर अब हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है या हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है। ये एसिड है, एसिडिक नेचर शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है, न्यूट्रल मतलब न एसिडिक है न बेसिक, और एम्पोटेरिक, एम्पोटेरिक का मतलब ये है कि इसमें दोनों प्रॉपर्टी मौजूद होता है, दोनों नेचर मौजूद होता है, एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो लेट्स स्टूडेंट हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वाटर कौन सा नेचर शो करता है। एज अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वाटर, ठीक है, वाटर एसिडिक भी है और इसके अलावा वाटर बेसिक भी है। एसिडिक किस तरह है स्टूडेंट्स? अगर हम इसको बेस के साथ रेट करते हैं, बेस क्या है यहाँ? एमोनिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक नेचर शो करता है, ये डोनेट करता है क्या? हाइड्रोजन आयन। क्या डोनेट करता है? हाइड्रोजन आयन, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन आयन जो है H पॉजिटिव आयन, ये अमोनिया से लोन, ये अमोनिया के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सो अमोनिया उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन आयन ये अमोनिया क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो इससे क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन। क्या? अमोनियम आयन। और वाटर H2O किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन में। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वाटर एसिड है क्योंकि उसने डोनेट किया हाइड्रोजन आयन किसको? बेस को, ठीक है। इसके बरअक्स वाटर क्या है? एज बेसिक नेचर शो करता है। बेसिक नेचर किस तरह शो करता है? लेट सपोज अगर ये वाटर रिएक्ट करता है किसके साथ? HCl के साथ, सो ये एक्सेप्ट करेगा ये HCl इधर डोनेट करेगा क्या? H पॉजिटिव आयन। क्या डोनेट करेगा? H पॉजिटिव आयन। और ये H पॉजिटिव आयन जो है ये वाटर, क्या? वाटर H2O, ठीक है। ये वाटर ये H2O हाइड्रोजन आयन जो है ये एक्सेप्ट करेगा। ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ये हाइड्रोजन आयन किसने डोनेट किया है? HCl ने। सो दिस हाइड्रोजन आयन विच इज produced by HCl will be accepted by water. So this water H2O will be converted into H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन। So according to this condition water base है क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन को क्या किया? एक्सेप्ट किया। So according to this diagram, according to this explanation, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स कि वाटर एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेस नेचर भी शो करता है। सो दोज सब्सटेंसेस विच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक, तो इसको कहते हैं एम्पोटेरिक। तो वाटर अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टेड
कौन सा नेचर है, एम्पोटेरिक। तो स्टूडेंट ये ज़हन में रख ले और नोट कर ले। शुक्रिया, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 13 के द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन। इस MCQs का मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, अगर गैस हम हल करते हैं किस में, वाटर में, तो ये कम हो जाते हैं किससे, अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, ज़्यादा करते हैं। क्या ज़्यादा करते हैं, प्रेशर को ज़्यादा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में। बी नंबर वॉल्यूम को ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर को अगर हम ज़्यादा करते हैं, और या इन तीनों मीन ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स ज़हन में रख लें कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बिकॉज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज then the vibrational kinetic energy of molecules increases and it breaks intermolecular bonds and gases escape from the solution। इसका मतलब ये है स्टूडेंट के सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन के अगर हम एक को ज़्यादा करते हैं तो दूसरा क्या होता है, कम हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है ये टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन क्या है, इनवर्स है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये क्यों कम होते हैं इसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ज़्यादा करने से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स के जो हर की तवानाई है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये इंक्रीज़ होता है। और फिर ये काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स और वाटर के दरमियान जो इंटरेक्शन है, चाहे ये फॉर एग्जांपल ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जिसको हम वांडरवाल फोर्सेस भी कह सकते हैं, ये भी स्टूडेंट्स तीन किस्म के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। तो ये जो इंटरेक्शन है, ये जो बॉन्ड है, ये ब्रेक होते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो एस्केप हो जाते हैं किससे, सोल्यूशन से, वाटर से, ठीक है। तो इसी वजह से गैस जो है ये इवॉल्व होते हैं, ये एस्केप होते हैं किससे, सोल्यूशन से। इसके अलावा मोर गैसेस इज डिजॉल्व एट, अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो इसी के बरक्स जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो फिर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाई टेम्परेचर। तो स्टूडेंट हमारे साथ ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है ये कम हो जाते हैं अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर, टेम्परेचर। और इस तरह स्टूडेंट्स ये भी एक आम एग्जांपल ज़हन में रख लें कि अगर आप बॉयल वाटर है, ठीक है, अगर आप वाटर को बॉयल करते हैं तो उबालते हैं आप वाटर को, ठीक है, और फिर उसी बॉयल वाटर को आप पीते हैं, ठीक है, तो उसका जो टेस्ट है ये फ्लैट है बिल्कुल। वो इसमें जो वाटर का टेस्ट है बिल्कुल वही टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो डिज़ॉल्व गैसेस है ये एस्केप होते हैं और जो वाटर का जायका है वो फ्लैट हो जाता है, वो बेजायका होता है। तो ये स्टूडेंट ज़हन में रख ले कि अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट ये ज़हन में रख। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 14 के व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर लिक्विड्स आर सॉलिड्स देन। स्टूडेंट MCQs का मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से स्टेट में है, लिक्विड्स या सॉलिड स्टेट में है, तो फिर हमारे साथ जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, ठीक है, हम इसके लिए हमारे साथ इक्वेशन है स्टूडेंट, ये याद रखें, ठीक है। इसके लिए जो चेन इन एंथैल्पी बराबर है किसके, चेन इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले कि अगर रिएक्शन में सॉलिड्स या लिक्विड्स, रिएक्टेंट कौन से स्टेट में है, या लिक्विड्स में है या सॉलिड में है। इसी तरह अगर प्रोडक्ट्स कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है या लिक्विड में है, तो इसके लिए स्टूडेंट ये ज़हन में रख ले कि ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है इसमें चेन इन वॉल्यूम ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। लेट सपोज हम एक सिलेंडर लेते हैं ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है ये गैस स्टेट में है, तो फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है या कंप्रेशन या एक्सपेंशन, ये क्या है, ये चेन इन वॉल्यूम है। ये चेन इन वॉल्यूम चूंकि गैसेस के लिए क्या है, ये पॉसिबल है, ये कोई वैल्यू रखता है, वर्क डन होता है, ठीक है। लेकिन अगर
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो फिर ये पिस्टन या फॉर एग्जाम्पल पिस्टन मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए चेन इन वॉल्यूम जो है दोनों सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या है, 0 के बराबर है। तो जो ऊपर इक्वेशन है ये वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर इज इक्वल टू 0। तो हमारे साथ ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे साथ इक्वेशन आ जाएगा कि इसी स्टेट में कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर लिक्विड स्टेट में है तो देन चेन इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेन इन इंटरनल एनर्जी, और इसके लिए जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ये क्या है, ये 0 है। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी के चेन इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेन इन इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट ये ज़हन में रख ले। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 15 के एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर which gas will diffuse most slowly, ठीक है। तो स्टूडेंट डिफ्यूज या डिफ्यूजन का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनी मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन जो है या रेट ऑफ डिफ्यूजन ये डिपेंड करता है किस पे, मास पे, ठीक है। दिस विल बी अकॉर्डिंग टू ए लॉ व्हिच इज नोन एज ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये रेट जो है या रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, आर से क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब ये हुआ कि जिन मॉलिक्यूल का मास ज्यादा होंगे तो उनका जो रेट है या रेट ऑफ डिफ्यूजन वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। इसके बरक्स अगर जिन मॉलिक्यूल के मास कम होंगे तो उनका रेट या रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका फर्दर आप लोग इसी तरह कह सकते हैं कि हल्के मॉलिक्यूल्स के स्पीड ज्यादा होते हैं बरक्स इन मॉलिक्यूल के जिनके मास क्या हो, ज्यादा हो। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ 4 ऑप्शन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है और मीथेन है। तो हम फाइंड करते हैं क्या इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हम इसको इस तरह फाइंड करेंगे कि 16 एटॉमिक मास या मोलर मास है किसका, ऑक्सीजन का, और कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, 2, ये 32 आ जाएंगे, और 32 प्लस 12 तो ये होगा हमारे साथ 44। इसके अलावा अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन जो है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और टोटल कितने हैं, 2 है, तो ये 28 हो जाएगा। इसके बरक्स अगर हम अमोनिया की फाइंड करेंगे तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन का मास क्या है, 14 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इसके साथ साथ मीथेन का जो है, मीथेन में 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये 4 आ जाएगा, और 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट इनमें मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन के रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। चूंकि हमारे साथ का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है तो इसका स्पीड या रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ये कम होगा, ये स्लोली डिफ्यूज करेगा। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 16 के बॉन्ड एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट बॉन्ड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन। स्टूडेंट्स इसके लिए 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पोलैरिटी, बी नंबर ऑप्शन है मल्टीप्लिसिटी, सी नंबर ऑप्शन है साइज ऑफ एटम्स और डी नंबर ऑप्शन है आयनिक कैरेक्टर। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये रिलेशन याद हो कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो इसी वजह से हम जो ये 3 ऑप्शन है उसको हम स्किप कर सकते हैं और हमारा जो टारगेटेड ऑप्शन है उसको हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं।
स्टूडेंट इस रिलेशन का मतलब ये है कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्योंकि लेट सपोज अगर आप लोग टू स्मॉल एटम फॉर एग्जांपल ये अगर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ये तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या है, ये मीन बॉन्ड लेंथ मीन के मीन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई अप टू एडजेसेंट एंड बॉन्डेड एटम, तो ये स्मॉल एटम है। अब फॉर एग्जांपल इसका साइज क्या है, स्मॉल है। अब अगर दूसरा बॉन्ड हम लेते हैं दो एटम के दरमियान और इसका साइज क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, वो बिगर साइज है, लेट सपोज अगर ये, ठीक है, तो अब इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है दो न्यूक्लियाई के दरमियान ये क्या है, ये ज़्यादा है। तो इसी वजह से अगर साइज ऑफ एटम ज़्यादा होता है तो इसी वजह से बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होता है, और जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है। तो इसी वजह से बॉन्ड एनर्जी इक्विवेलेंट बॉन्ड डिक्रीज होता है अगर हम इंक्रीज करते हैं। किसको इंक्रीज करते हैं, साइज ऑफ एटम्स। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट ये ज़हन में रख लें, अगर आपके साथ ये रिलेशन याद हो, ठीक है, कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। तो इसी वजह से अगर साइज ऑफ एटम ज़्यादा होता है तो इसी वजह से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, वो कम होगा। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी के साइज ऑफ एटम्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 17 के एट इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रेशर या कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर। स्टूडेंट्स, MCQs का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, इक्वल होते हैं या रिमेन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, लेट्स वी डिस्कस टू स्टेटमेंट। हम ये दो स्टेटमेंट बयान करेंगे और इन दोनों स्टेटमेंट के बदौलत हम ये अखज़ करेंगे कि ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, हमारा जो मौजू ऑप्शन है वो कौन सा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ये है कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। ये स्टूडेंट ज़हन में रखें, ठीक है, कि जो कंसंट्रेशन है या प्रेशर वगैरह ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट स्टूडेंट नोट कर ले कि एट इक्विलिब्रियम द रेट्स, ये क्या है, इधर रेट्स लिखा है, ठीक है, इधर क्या लिखा है, कंसंट्रेशन लिखा है। रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, ठीक है। अगर रेट्स है तो ये इक्वल होंगे, लेकिन अगर कंसंट्रेशन है या प्रेशर वगैरह है तो इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, तो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 1 वो कौन सा होगा कि ये दोनों जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट है ये क्या हो गया, ये रिमेन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये नोट कर ले और जहन में रख ले, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इसमें ट्विस्ट है कि ये इक्वल है या कांस्टेंट है। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 18 ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी MCQs है, ठीक है, कि व्हेन इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर देन द लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट इज। इधर स्टूडेंट्स दोनों मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये क्या है, इक्वल मोल्स है, तो फिर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ठीक है। लेट्स सपोज स्टूडेंट वी इंट्रोड्यूस लिमिटिंग रिएजेंट के लिमिटिंग रिएजेंट है क्या चीज़। तो लिमिटिंग रिएजेंट मीन के द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस अ लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या विच इज कंज्यूम अर्लियर, जो पहले इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब स्टूडेंट हम लेते हैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन इधर हमारे साथ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और ये प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब अकॉर्डिंग टू द MCQs, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर हम इक्वल मीन सेम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले ले, लेट सपोज हम लेते हैं इक्वल मोल्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहे आप ऑक्सीजन को
जितना भी ज़्यादा करें, 3 मोल ले लें, 5 मोल ले लें, ठीक है, फिर भी हाइड्रोजन जो है ये अर्लियर कंज्यूम हो जाता है और ये प्रोड्यूस करेगा उतना मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसी के मुताबिक फॉर एग्जांपल इधर हमने 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लिए और 2 मोल्स ऑफ वो हाइड्रोजन, ठीक है, तो स्टिल ओनली 2 मोल्स ऑफ वाटर, हाँ, ये फिर भी कितना मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, विल बी प्रोड्यूस, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ये लिमिटेड है, ये क्या है, लिमिटेड है। तो इस एमसीक्यूज में हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, हाँ, हाइड्रोजन जो है ये क्या है, ये लिमिटिंग रीजन है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रीजन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, स्टूडेंट नोट कर ले और जहन में रख ले। थैंक यू।